फ्रेंड्स, अभी हम लोग एओर्टिक रिगर्जिटेशन की पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जरा सा डायग्रामेटिक देख लेते हैं कि एओर्टिक रिगर्जिटेशन होता कैसे है। ठीक है, समझो हमारा एओर्टा है। ठीक है, ये एओर्टा है और ये है ना एओर्टिक वॉल है। ठीक है, ये एओर्टिक वॉल है जो प्रॉपर्ली क्लोज नहीं हुई है। ठीक है, और ये हमारा समझे कोरोनरी आर्टरी, जैसे कि पहले हमें देखा है कि कोरोनरी आर्टरी की जो ओपनिंग है ना, ये एओर्टा के जस्ट नीचे से होती है। ठीक है, और ये समझे जरा सा लेफ्ट वेंट्रिकल है हमारा। ठीक है, जरा सा बड़ा करके दिखा रहा हूँ समझने के लिए, समझे लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, ये असेंडिंग एओर्टा है। ठीक है, ये असेंडिंग एओर्टा, और यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है, ये एओर्टिक वॉल जो क्लोज होते हैं तो यहाँ पे कॉलम ऑफ ब्लड मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कैसे कॉलम ऑफ ब्लड मेंटेन होना चाहिए, और ये क्या है एओर्टिक रिगर्जिटेशन। ठीक है, और ये क्या है कोरोनरी आर्टरीज। ठीक है, ये कोरोनरी आर्टरीज है और ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, जरा सा डायग्रामेटिक हम लोग देख लेते हैं कि एओर्टिक रिगर्जिटेशन होता कैसे है। ठीक है, एओर्टिक रिगर्जिटेशन में फ्रेंड्स क्या होता है, सबसे पहले जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड पंप करता है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड पंप करने के बाद ये एओर्टिक वॉल ओपन होने के बाद, एओर्टिक वॉल ओपन होने के बाद ये एओर्टा में से ऑल ओवर बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए। लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल जब डायस्टोल में जाता है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल जब डायस्टोल में जाता है तो हमारी एओर्टिक वॉल प्रॉपर्ली क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, एओर्टिक वॉल हमारी प्रॉपर्ली क्लोज होनी चाहिए और ये कॉलम ऑफ ब्लड मेंटेन होना चाहिए। लेकिन एओर्टिक रिगर्जिटेशन में होता है क्या फ्रेंड्स, एओर्टिक वॉल क्लोज नहीं हो पाते। ठीक है, और ये बैक फ्लो ऑफ ब्लड फिर से एओर्टा में से बैक फ्लो ऑफ ब्लड फिर से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। ठीक है, एओर्टा में से बैक फ्लो ऑफ ब्लड फिर से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद ये लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर फिर बढ़ा देता है। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में फिर से ब्लड आने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल का जो प्रेशर है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ा देता है, इसलिए धीरे धीरे लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी डेवलप होती है। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी डेवलप होती है। ये होगी पहली पैथोलॉजी। ठीक है, ये होगी पहली पैथोलॉजी, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर क्रिएट कर रहा है। और फिर क्या होता है, जब एओर्टिक वॉल प्रॉपर्ली क्लोज नहीं हो पाते ना, एओर्टिक वॉल प्रॉपर्ली क्लोज नहीं हो पाती और जो कॉलम ऑफ ब्लड है ना, कॉलम ऑफ ब्लड मेंटेन नहीं हो पाता, कॉलम ऑफ ब्लड मेंटेन नहीं हो पाता है, इसलिए जो कोरोनरी आर्टरी की ओपनिंग है ना, कोरोनरी आर्टरी की ओपनिंग प्रॉपर्ली नहीं होती और जितना पीरियड ऑफ डायस्टोल मिलना चाहिए उतना पीरियड ऑफ डायस्टोल नहीं हो पाता और कोरोनरी आर्टरी को परफ्यूजन लेस होता है, कोरोनरी आर्टरी का परफ्यूजन लेस होता है। इसलिए कई बार पेशेंट को अंजाना पेक्टोरिस वगैरह अंजाने की कंप्लेन भी होती है। ठीक है, अंजाने की कंप्लेन होती है, प्रोमिनेंट सिम्टम है ये एओर्टिक रिगर्जिटेशन में। ठीक है, और तीसरी पैथोलॉजी क्या होती है फ्रेंड्स, तीसरी पैथोलॉजी इसमें होती है कि ये एओर्टिक रिगर्जिटेशन की वजह से पीरियड ऑफ डायस्टोल मेंटेन नहीं हो पाता है, इसलिए पेशेंट में सिर्फ सिस्टोलिक बीपी ज़्यादातर दिखाई देता है। सिस्टोलिक बीपी पेशेंट का ज़्यादा रहता है और डायस्टोलिक बीपी दिखता ही नहीं, एकदम डायस्टोलिक बीपी दिखता है तो कम दिखता है। और जो पल्स प्रेशर होता है ना, पल्स प्रेशर एकदम वाइड दिखता है, मतलब पल्स प्रेशर जो नॉर्मल हम लोग 40 to 60 कंसिडर करते हैं ना, पल्स प्रेशर उसमें बढ़ जाता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा सिस्टोलिक बीपी ज़्यादा देता है और डायस्टोलिक बीपी कम देता है, इसलिए कई बार पेशेंट में फिर सिस्टोलिक बीपी बढ़ने के बाद पाउंडिंग इन हेड्स, मतलब ठीक है ऐसे कैसे धड़धड़ आवाज देते हैं ना, ऐसे पाउंडिंग इन हेड्स दिखाई देते हैं कई बार। ये हो गया फ्रेंड्स, ऐसे इस तरीके से ये एओर्टिक रिगर्जिटेशन तैयार होता है फ्रेंड्स। ठीक है, जैसा हम लोग देख लेते हैं अभी कैसा कैसा होता है। ठीक है, एओर्टिक रिगर्जिटेशन मतलब प्रॉपर्ली वॉल क्लोज नहीं हो पाती, तो एओर्टिक रिगर्जिटेशन की वजह से क्या होता है, फिर blood flows back from the aorta into the left ventricle during diastole। ठीक है, जब एओर्टिक रिगर्जिटेशन की वजह से ब्लड बैक फ्लो होता है, ठीक है, ब्लड फ्लोज बैक फ्रॉम द aorta into the left ventricle during diastole, ब्लड फिर से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड फ्लोज बैक फ्रॉम द aorta into the left ventricle during the diastole। ठीक है, ब्लड फिर से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है क्योंकि ये हमारे एओर्टिक रिगर्जिटेशन में एओर्टिक वॉल प्रॉपर्ली क्लोज नहीं हो पाती, इसलिए ब्लड फिर से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। ये क्या होता है फ्रेंड्स, टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड इनटू द एओर्टा मस्ट इंक्रीजेस। ये लेफ्ट वेंट्रिकल जो लेफ्ट वेंट्रिकल फिर से प्रेशर आ गया और लेफ्ट वेंट्रिकल फिर से प्रेशर क्रिएट करने के बाद ये एओर्टा में से और ज़्यादा ब्लड आ गया, मतलब एओर्टा में ओवर ब्लड हो गया ना। ठीक है, इसलिए क्या होता है, टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड इनटू द एओर्टा मस्ट इंक्रीजेस, मतलब जब लेफ्ट वेंट्रिकल पे प्रेशर आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल पे वॉल्यूम ओवरलोड हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल पे और ज़्यादा प्रेशर आता है कि और ज़्यादा ब्लड इसमें से ये एओर्टा में से और ब्लड ज़्यादा जाना चाहिए। ठीक है, इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल पे साइज बढ़ जाती है और लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी ऐसे डेवलप हो जाती है, जैसे कि मैंने थोड़ी देर बाद पहले बताया कि लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी फिर से बढ़ जाती है। ठीक है, एओर्टा में से फिर से ब्लड नीचे आता है, एओर्टा में से फिर से ब्लड नीचे आने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल पे थोड़ा सा ब्लड है और उसमें ज़रा और एक ज़्यादा बड़ा मतलब और ज़्यादा उसमें
ब्लड मिक्स होता है, ठीक है। इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल पे और प्रेशर क्रिएट होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपोट्रोफी डेवलप होती है फ्रेंड्स, ठीक है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपोट्रोफी डेवलप होती है, ये पहला हो गया। बाद में क्या होता है फ्रेंड्स, एओर्टिक वॉल डज नॉट क्लोज प्रॉपर्ली, एओर्टिक वॉल डज नॉट प्रॉपर्ली क्लोज नहीं हो पाती, इसलिए क्या होता है पुअर परफ्यूजन टू करोनरीज, इसलिए कॉलम ऑफ ब्लड मेंटेन नहीं हो पाता और कोरोनरी आर्टरी का जो परफ्यूजन होता है ना, कोरोनरी आर्टरी का परफ्यूजन भी कम हो गया, ठीक है। in aortic wall does not close properly, poor development of blood, column of blood in the ascending aorta, ठीक है, poor development of blood in the ascending aorta and poor perfusion to the coronaries and hence angina pectoris is a prominent symptom। जैसे मैंने पहले बताया था कि angina pectoris is a prominent symptom ऐसे पेशेंट में दिखाई देता है। और तीसरा क्या होता है ड्यू टू रिगर्जिटेशन देयर इज नो परफ्यूजन टू डायस्टल, ठीक है, देयर इज नो परफ्यूजन टू डायस्टल, डायस्टल में परफ्यूजन नहीं होता, इसलिए इजेक्शन प्रेशर जो है ना, इजेक्शन प्रेशर ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल हैज ग्रेटली इंक्रीज्ड, इजेक्शन प्रेशर है ना जो लेफ्ट वेंट्रिकल का वो ग्रेटली इंक्रीज है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें प्रेशर आ गया ना, इसलिए इजेक्शन प्रेशर ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल हैज ग्रेटली इंक्रीज्ड। इसलिए जो क्या होता है अवेयरनेस ऑफ द हार्ट है, पाउंडिंग इन द हेड बढ़ जाते हैं, इसमें पाउंडिंग इन द हेड बढ़ जाते हैं क्योंकि यहाँ पे सिस्टोलिक बीपी ज़्यादा दिखाई देता है, इसलिए फ्रेंड्स केस में पाउंडिंग इन द हेड पेशेंट के कैसे इधर हेड में जब धड़ आवाज होती है ना, धड़ करता है, हेडेक भी होता है, इसके साथ साथ कैसे पाउंडिंग इन द हेड भी दिखाई देता है। ये हो गया फ्रेंड्स पैथोफिजियोलॉजी। ऐसे इस तरीके से ये एओर्टिक रिजिडिटेशन में तीन चीज़ें दिखाई देती हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या होता है लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपोट्रोफी डेवलप होती है, बाद में एंजाइना पेक्टोरिस एंड पाउंडिंग इन हेड वगैरह ये सब चीज़ें दिखाई देते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो हम लोग जैसे सिम्टम्स देख लेते हैं कि पहले हमने जैसे बताया था कि अभी पाउंडिंग इन द हेड स्पेशली वैसे हेड में धड़ आवाज होती है ना, वैसे धड़ करता है, इसमें एकदम ऐसे एकदम पेन स्टार्ट होता है, इसमें हथौड़ी कैसे मारते हैं ना, हथौड़ी जैसे पाउंडिंग इन हेड ऐसा दिखाई देता है क्योंकि सिस्टोलिक बीपी वहाँ पे बड़ा वाला रहता है, ठीक है। वहाँ पे एक्सर्शन डिस्निया भी रहता है फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जो लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर क्रिएट हो रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जो डायस्टोलिक जो एओर्टिक वॉल क्लोज होने के बाद ये कॉलम ऑफ ब्लड मेंटेन होना चाहिए ना, कॉलम ऑफ ब्लड मेंटेन भी नहीं होता और ये ब्लड फिर से नीचे हो रहा है, इसलिए एओर्टा में से ऑल ओवर बॉडी में ब्लड जितना चाहिए उतना ज़्यादा तक नहीं जा सकता क्योंकि डायस्टोलिक बीपी उसमें मेंटेन नहीं होता। डायस्टोलिक बीपी हमारा वो प्रेशर मेंटेन करके रहता है, ठीक है, वो प्रेशर भी कम हो जाता है, इसलिए आर्टेरियल ट्री में जो ब्लड होना चाहिए ना, आर्टेरियल ट्री में ब्लड भी कम होता है, इसलिए जो पेशेंट में एक्सर्शन डिस्निया कई बार दिखाई देता है। और एंजाइना पेक्टोरिस में जैसे कि मैंने बताया कि कॉलम ऑफ ब्लड मेंटेन नहीं हो पाता, इसलिए कोरोनरी आर्टरीज को परफ्यूजन कम होता है और उसमें एंजाइना पेक्टोरिस हो सकता है, ठीक है। उसके साइंस में देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, हाई सिस्टोलिक एंड वेरी लो डायस्टोलिक प्रेशर होता है, ठीक है। यहाँ पे समझो डायस्टोलिक प्रेशर डायस्टोलिक बीपी को मतलब मेंटेन ही नहीं हो पा रहा ना, इसलिए सिस्टोलिक बीपी ज़्यादा रहता है और डायस्टोलिक बीपी यहाँ पे दिखाई ही नहीं देता, ठीक है। यहाँ पे डायस्टोलिक बीपी मेंटेन नहीं हो पाता, इसलिए इसमें वेरी लो डायस्टोलिक प्रेशर एंड पल्स प्रेशर इसमें बढ़ जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। ये सबसे मेन साइन है इसमें। कई बार फ्रेंड्स क्या होता है कि हमें बीपी लेते वक्त पेशेंट का बीपी तो 160 180 वगैरह लगता है, लेकिन डायस्टोलिक बीपी कई बार लगता ही नहीं। ऐसे पेशेंट में फ्रेंड्स एओर्टिक रिगर्जिटेशन मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि एओर्टिक रिगर्जिटेशन ऐसे पेशेंट में होते हैं, इसलिए हमें ब्लड प्रेशर मेजर करके ही ये समझ में आता है कि पेशेंट एओर्टिक रिगर्जिटेशन का हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे फ्रेंड्स पल्स प्रेशर जो नॉर्मल हम लोग 40 to 40 पल्स प्रेशर नॉर्मल रहता है, लेकिन 60 पल्स प्रेशर तक ये एक्सेप्टेबल रहता है, लेकिन ग्रेटर देन 60 पल्स प्रेशर है तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि कुछ उसमें एओर्टिक रिगर्जिटेशन वगैरह हो सकते हैं, क्योंकि सिस्टोलिक बीपी को बहुत ज़्यादा रहता है लेकिन डायस्टोलिक बीपी बहुत कम रहता है। ऐसे पेशेंट में भी हमें ये एओर्टिक रिगर्जिटेशन हो सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। उसमें वाटर हैमर पल्स भी दिखाई देते हैं, ठीक है, इसमें कई बार वाटर हैमर पल्स दिखाई देते हैं। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, मतलब पल्स इज हाई वॉल्यूम पल्स रहता है, लेकिन पल्स कैसे कोलैप्सन रहते हैं ना, उसमें डायस्टोलिक बीपी मेंटेन नहीं हो पाता है, इसलिए इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, पल्स इज हाई वॉल्यूम बट कोलैप्सिंग पल्स लेती है, ठीक है। पल्स इज हाई वॉल्यूम बट कोलैप्सिंग पल्स लेती है। जब हम रेडियल आर्टरी में पाल्पेट करते हैं ना तब ये वाटर हैमर पल्स हमें दिखाई देती है, ठीक है। बाद में क्रोनिक केसेस में क्या होता है फ्रेंड्स, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, राइट हार्ट फेलियर वगैरह होता है, ठीक है, क्योंकि ऐसे बैकफ्लो पैथोलॉजी की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल पे प्रेशर, बाद में लेफ्ट आर्टरियल पे प्रेशर, बाद में पल्मोनरी कंडीशन वगैरह ये सब बैकफ्लो पैथोलॉजी की वजह से हो सकता है, इसलिए राइट हार्ट फेलियर भी हो सकता है फ्रेंड्स। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले हमें ईसीजी में लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी दिखाई देती है फ्रेंड्स, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी डेवलपिंग ईसीजी में लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी डेवलप हुई रहती है, ठीक है। बाद में पीडी को में हमें लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी भी दिखाई देती है और एओर्टिक रिगर्जिटेशन की फीलिंग वगैरह, एओर्टिक फीलिंग वगैरह है ना, वो भी हमें पीडी को में दिखाई देती है फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम लोग जरा सा उसका मैनेजमेंट देख लेते हैं। मैनेजमेंट में फ्रेंड्स सबसे पहले क्या देखना है, उसमें डाइट एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ साल्ट वाटर देखिए, ठीक है, साल्ट रिस्ट्रिक्शन करना है, क्योंकि वहाँ पे क्या फ्रेंड्स लेफ्ट वेंट्रिकल पे जो प्रेशर क्रिएट होता है ना, प्रेशर क्रिएट होता है फॉर साल्ट से जैसे
तो इससे वॉल्यूम ओवरलोड बढ़ता है, इसलिए हमें साल्ट रिस्ट्रिक्शन करना है। और पेशेंट को वैसे डायबिटिक्स में दे सकते हैं। डायबिटिक्स में क्या फ्रेंड्स, ये लेफ्ट वेंट्रिकल का हमें एक हाथ से प्रेशर रिड्यूस करना है, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर भी रिड्यूस करना है और जो लेफ्ट वेंट्रिकल की जो पंपिंग कैपेसिटी भी बढ़ाना है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी मतलब जल्द से जल्द इसको एम्प्टिंग करना है ना, इसलिए डायबिटिक्स देने के बाद इसको डिगॉक्सिन भी दे सकते हैं हम, ठीक है। डायबिटिक्स टू रिड्यूस द वॉल्यूम ओवरलोड, डायबिटिक्स टू रिड्यूस द वॉल्यूम ओवरलोड ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, समझे। डायबिटिक्स क्या किस वजह से वो वॉल्यूम ओवरलोड है ना लेफ्ट वेंट्रिकल पे, वो रिड्यूस करने के लिए हम लोग डायबिटिक्स देना है। डायबिटिक्स में हम लोग जैसे कि हाई सीलिंग डायबिटिक्स भी दे सकते हैं और पोटेशियम स्पेरिंग में डायबिटिक्स दे सकते हैं, लेकिन लॉन्ग स्टैंडिंग हमें देना है तो लैसिलेक्टन देना है फ्रेंड्स, ठीक है। लैसिलेक्टन में क्या है फ्रेंड्स, ये पोटेशियम स्पेरिंग डायबिटिक्स भी रहता है। यहाँ पे फुरासेमाइड 20 mg का आता है और स्पाइरोलैक्टोन 50 mg का बॉडी में हमें देना है फ्रेंड्स, ठीक है। लैसिलेक्टन नाम से फेमस ब्रांड नेम है, इसे क्या लॉन्ग स्टैंडिंग देना है तो हमें लैसिलेक्टन दे सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड हम लोग कार्डियक ग्लाइकोसाइड को देना है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड से हमें कैसे ये फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करना है लेफ्ट वेंट्रिकल को, इसलिए हम लोग कार्डियक ग्लाइकोसाइड टेलेक डिकॉक्सिन आर रियल वैल्यू, ठीक है। डिकॉक्सिन भी हमें इसमें यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अर्ली एम्प्टिंग करना रहता है ना लेफ्ट वेंट्रिकल का, फोर्सफुली ब्लड को पंप करके ये डिकॉक्सिन वगैरह दे सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। बाद में जो एसी इनहिबिटर्स है ना, जो इलास्टिक प्रॉपर्टी रिस्टोर करने के लिए लेफ्ट वेंट्रिकल की इलास्टिक प्रॉपर्टी रिस्टोर करने के लिए ये हम लोग एसी इनहिबिटर दे सकते हैं। इसमें टैबलेट रैमिप्रिल आता है 2.5 mg ओडी में देना रहता है, ठीक है। टैबलेट रैमिप्रिल 2.5 mg ओडी टू रिस्टोर द कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, ठीक है। इसका रोल हमें पहले भी देखा है, एसी इनहिबिटर्स का रोल कैसे होता है। बाद में क्या आता है फ्रेंड्स, जब यूज ऑफ सीसीबी, नाइट्रेट्स, टैबलेट्स, टैबलेट निफिडेपिन 10 mg ओडी और डायलिसिस में कोरोनरी आर्टरी, ये कोरोनरी आर्टरी का परफ्यूजन बढ़ाने के लिए हम लोग ये सीसीबी मतलब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है नाइट्रेट्स दे सकते हैं। तो क्या करते हैं फिर कोरोनरी वेसल्स को डायरेक्ट कर देते हैं, इसलिए हम लोग ये सीसीबी एंड नाइट्रेट्स भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। बाद में जो सर्जिकल ट्रीटमेंट आते हैं, सर्जिकल ट्रीटमेंट में जो आयोटिक वॉल रिप्लेसमेंट है ना, सर्जिकल ट्रीटमेंट में आयोटिक वॉल रिप्लेसमेंट इज ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। इसमें ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है, आयोटिक वॉल रिप्लेसमेंट, क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स, आयोटिक वॉल रिप्लेसमेंट जितना जल्दी किया ना उसमें क्या होता है लेफ्ट वेंट्रिकल का जो डायरेक्शन है ना वो डायरेक्शन बच जाता है, और हम लोग जो इजेक्शन फ्रैक्शन है लेफ्ट वेंट्रिकल का वो भी हम लोग जरा सा रिस्टोर मतलब अच्छी तरह से मेंटेन कर सकते हैं। इसलिए आयोटिक वॉल रिकन्सिलेशन वगैरह जो केसेस हैं, ये आयोटिक वॉल रिकन्सिलेशन वगैरह है, उसमें भी हम लोग आयोटिक वॉल रिप्लेसमेंट किए तो अच्छा रिजल्ट पेशेंट में आ सकता है फ्रेंड्स, ठीक है।